हेलो। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेनेटिक्स नाम के एक साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यह सब्जेक्ट जेनेटिक्स +2 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स के लिए उनकी समझ को विकसित कराने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 18वीं-19वीं शताब्दी में हमें ये नहीं पता था कि माता पिता के कोई लक्षण उनके संतानों में किस तरह और कितना जाते हैं, लेकिन ग्रेगर जोहान मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मटर पर अपने कुछ प्रयोग किए और उन्होंने इस साइंस को आधार दिया, जिसे हम आज साइंस ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यह नाम जेनेटिक्स बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में दिया था। आमतौर से जेनेटिक्स को परिभाषित किया जाता है कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों की आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। लेकिन जिस समय ये बात कही गई थी, लोग लक्षण तक सीमित थे। लक्षण बहुत सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल लिया गया था। इन सब की उत्पत्ति का कारण है जीन नाम का एक फैक्टर। जीन के कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स बनते हैं, अलेल्स बनते हैं। न सिर्फ एक फैमिली में इनका कैसे इनहेरिटेंस होता है, बल्कि अब तो जीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक पॉपुलेशन के लेवल पर भी पढ़ा जाता है। इसलिए मैंने परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जीन की रचना, एंड फंक्शन ऑफ जीन्स, और जीन की क्रिया, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन फैमिली एंड पॉपुलेशन। परिवार ही नहीं, आबादी में भी उनके वितरण का अध्ययन है। जीन की बनावट, जीन की क्रिया एक परिवार के लाइन पर और एक आबादी के अंदर सर्वत्र इस जीन के अध्ययन को एक साथ मिलाकर जेनेटिक्स कहा जाता है। अब ग्रेगर जोहान मेंडल नाम का वैज्ञानिक 1853 से 62 के बीच कई सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शुद्ध लक्षणों वाले माता पिता लिए और उनके लक्षणों का आनुवंशिकता 2 पीढ़ियों में देखा। जो रिजल्ट आया, जो ऑब्जर्वेशन आया, उसे उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1865 में प्रेजेंट किया, जो 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1986 में छपा। लेकिन संयोग है कि इसके बाद मेंडल शिक्षण और शोध, टीचिंग और रिसर्च को छोड़ दिए और एक चर्च जिसकी मदद से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, उस चर्च में एक प्रीस्ट की तरह सेवा कार्य में लग गए। इसलिए उन्होंने अपने खोज को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने खोज को विभिन्न विश्वविद्यालयों में और छात्रों के बीच नहीं फैलाया, तो लोग भूल गए
कि मेंडल ने क्या खोजा था। 1905 में किसी और रिसर्च स्कॉलर ने लिटरेचर पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी के प्रोसीडिंग में उनका यह सब ऑब्जर्वेशन दोनों पेपर्स पढ़ा। बेटसन साहब को उन्होंने बताया, कई अन्य वैज्ञानिकों को पता चला, जिसमें ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन सरमैक सीसेनेग प्रमुख वैज्ञानिक थे। अब इन लोगों ने उस रिजल्ट की सत्यता पर काम करना शुरू किया, क्योंकि महत्व तो पेपर पढ़ते ही समझ में आ गया था, लेकिन वह जो रिजल्ट दिया गया है मेंडल के द्वारा वो कितना सही है, क्या सिर्फ मटर पर लागू होगा कि किसी और पर लागू होगा, इसकी जांच करने के लिए बेटसन ने मटर पर ही पहले मेंडल के दिए गए उन्हीं 7 कैरेक्टर्स के जोड़े पर काम किया। 1906 में मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने, जो एनिमल जेनेटिक्स के पायनियर हैं, बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया। और हचिंसन नाम के वैज्ञानिक ने 1908 में जिया मेज यानी मक्के के पौधे पर काम किया। इन सभी ने देखा कि मेंडल का पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अब इन सारी बातों की सत्यता की जांच के बाद कोरेन साहब ने उन ऑब्जर्वेशंस से 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स डिराइव किए, जिसे आज हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। यह जो टर्म है आज जीन, ये जीन और किसी जीव में जीन की सजावट यानी जीनोटाइप, इस 2 टर्म्स का उपयोग जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो बेटसन और जोहानसन का नाम मेडिकल की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया था और जीनोटाइप या जीन नाम किसने दिया था। तो आप ये 2 नाम याद रखेंगे और साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि मेंडल ने खुद कोई नियम नहीं बताया था। ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं उस सब नियम का निर्माण कोरेन ने किया था और मेंडल ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया था। अब यह है ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल और इनके इस पोर्ट्रेट के नीचे उनका वास्तविक हस्ताक्षर है, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम से लिया गया है। मेंडल साहब एक बहुत ही गरीब परिवार, गरीब किसान परिवार के लड़के थे। ऑस्ट्रिया नाम के देश में सिलिसियन नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ था। 21 साल के उम्र में ही उन्होंने ब्रून में चर्च ज्वाइन किया था, जो अब हॉलैंड के बदले चेकोस्लोवाकिया में पड़ता है। वहाँ वे प्रीस्ट बन गए थे। बाद में 1951 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने बॉटनी के साथ साथ फिजिक्स का स्टडी किया। 1853 में ग्रेजुएशन के बाद चर्च के काम के अलावे वे एक साइंस टीचर बन गए और उसी दौरान उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, वर्ण संकरण पर और लक्षणों की आनुवांशिकता यानी इनहेरिटेंस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सामान्य मटर, जिसे आप पाइजम सटाइवम कहते हैं, इंग्लिश में उसे लोग गार्डन पी कहा करते हैं, उस पर अपना काम किया। तो जिस समय कोई भी आदमी आनुवांशिकता के किसी सिद्धांत को नहीं समझते थे, बल्कि संतान उत्पत्ति के विषय में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ थी, गलतफहमियाँ थी, वैसे समय में उन्होंने
स्थापित तरीके से जिन सिद्धांतों की खोज किया, उसके कारण हम सम्मान से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा करते हैं। 1866 में उन्होंने फिर टीचर का जॉब छोड़ दिया और चर्च की सेवा में लग गए, जहां 1880 में के बाद किसी समय उनका देहांत हुआ। उसका एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर जानकारी में नहीं है। अब जो मटर का पौधा होता है, सब फैमिली पैपिलियोनेसी के पौधों में सिर्फ ऊपर का एक पंखड़ी स्टैंडर्ड पूरा खिलता है और दोनों किनारे की दो पंखड़ियाँ, जिसे हम स्टैंडर्ड के बाद विंग कहते हैं, नीचे के दो पंखड़ियाँ जो आपस में जुटकर नाव के आकार का कील बनाता है। तो ये विंग और कील उसके एंडोसियम गाइनोसियम को पूरी तरह से ढके रह जाते हैं। ऐसा फूल जो पूरी तरह से नहीं खिलता है, उसे क्लेइस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। तो ऐसे फूलों में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। इस केस में गाइनोसियम 1 और एंडोसियम में 10 एंथर पाए जाते हैं। तो पहले उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण लक्षणों को समझा और उसके बाद उन लक्षणों के वेरिएशंस, प्रकारों का भी अध्ययन किया। जैसे लंबा पौधा, एवरेज हाइट का पौधा, नटा पौधा, पर्पल फ्लावर, लाइट कलर्ड फ्लावर, वाइट फ्लावर इत्यादि। लेकिन उन्होंने एकदम भिन्नता वाला, एकदम अपोजिट वाला, जिसे हम कहते हैं कंट्रास्टिंग सेट, जैसे आप काला बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, लिखना है तो सफ़ेद से लिखना होगा, और सफ़ेद बोर्ड पर आप फिर काला से लिखते हैं, तो वो कंट्रास्टिंग है। पीला से लिखिएगा, बहुत स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो वो कंट्रास्टिंग नहीं है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जोड़े को उन्होंने चुना, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा नहीं हो। इन्हें ट्रेट्स कहा जाता है। इसमें से एक सुपीरियर, ज़्यादा उन्नत प्रकार होगा, और दूसरा कमज़ोर या निकृष्ट प्रकार का होगा। बाद में जो सुपीरियर है, इसका नाम डोमिनेंट रखा जाएगा, और जो निकृष्ट या इन्फीरियर है, उसका नाम रिसेसिव रखा जाएगा। अब कई सारे जोड़ों में उन्होंने सिर्फ 7 जोड़े पर एक समान रिजल्ट देखा। इसके कारण उन्होंने सिर्फ 7 ही जोड़े का लक्षण समझाया। तो कौन है ये 7 जोड़े? देखिए, इधर लक्षण एक एक कर आ रहा है। पहला है हाइट, लंबाई, तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। दूसरा है फूल का रंग, तो पर्पल रेड है या वाइट है। फूल की स्थिति, पोजीशन, कहाँ पर वो फूल खिल रहा है, तो एक्सिलरी और टर्मिनल। जो छीमी होता है, पॉड होता है, वो पूरा भरा हुआ चिकना है या कम बीज वाला है और बीच बीच में गड्ढा यानी तरंगवत है। पॉड का रंग, छीमी का रंग गहरा हरा या हल्का पीला है। इसी तरह बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, और बीज के सीड कोट का रंग पीला और हरा। यह 7 लक्षण मेंडल ने चुने थे। मेरी नज़र में इस 7 में से कलर ऑफ पॉड बहुत अच्छा लक्षण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह का हरा और पीला का अंतर पॉड में बड़ा दुर्लभ है। उसकी जगह अगर दाल यानी कॉटिलेडन का रंग लिया जाता है तो पीला कॉमन है और कभी कभी हरा रंग मिल जाता है। अब ये मटर का पौधा है जिसमें सफ़ेद फूल आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पौधे नहीं देखे होंगे, सिर्फ छीमी देखे होंगे, सिर्फ इसके फल देखे होंगे।
और ये छीमी को खोला गया, देखिए एक छीमी में 7 सीड पाए जा रहे हैं, एक में 8 पाए जा रहे हैं। तो 7-8 सीड के कारण ये फुल पॉड है। अगर ये सीड आधी संख्या में 4-5 होता तो बीच बीच में खाली खोखला होता और वो वे भी बन जाता। अब यही 7 जोड़ा कैरेक्टर यहाँ दिखलाया गया कि ये फूल का रंग है पर्पल और वाइट, ये सीड का रंग है येलो या ग्रीन, ये सीड का आकार है राउंड या रिंकिल झुर्रीदार, ये फल का आकार है चिकना भरा हुआ या बीच बीच में धंसा हुआ तरंगवत, ये फूल का पोजीशन है कि यह नीचे किनारे में एक्सिल में खिलता है या ऊपर टॉप पर यानी एपिकल खिलता है, यह लंबा और ये नाटा है, और ये हरा रंग का फ्रूट और ये जो है पीला रंग का फ्रूट। तो यही 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया था। तो इस तरह से मटर का कोई भी एक लक्षण लेंगे, एक माता एक पिता का चयन करेंगे, तो एक प्लांट का एक कैरेक्टर शक्तिशाली होना चाहिए और दूसरा कमज़ोर होना चाहिए। यानी प्रकृति में चाहे 10 रंग हो, जैसे गुलाब लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, आपको चुनना है लाल और सफ़ेद। तो माता पिता 2 ही होंगे, तो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स सेलेक्टेड होंगे। प्लांट्स वेयर सेपरेटेड फॉर 3 और मोर ईयर्स। अब जो अच्छे लक्षण वाले पौधे हैं उनको अगर लगा देते हैं हम, तो कुछ कुछ कमज़ोर लक्षण वाले पौधे अलग हो जाते हैं। तो कमज़ोर लक्षण वाले पौधों को अलग करते जाएंगे, तो 2-3 पीढ़ी के बाद फिर अच्छे लक्षण वाले पौधों के अंदर से कमज़ोर लक्षण नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे प्योर, शुद्ध किया हुआ प्लांट, प्योर ब्रीडिंग प्लांट। और प्योर ब्रीडिंग होने के बाद हम एक का पॉलन ग्रेन फूल के मैच्योर होने के बाद कलेक्ट करेंगे, और दूसरा जिसका एंथर को तोड़कर अलग कर दिया जाता है उसके स्टिग्मा पर ला करके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, अपने आप नहीं कराया जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलीथीन के बैग से या कपड़े के बैग से उसको ढक दिया जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक प्लांट को बनाया जाता है फीमेल, उसके लिए उसकी कली को ही डिसेक्ट करके चिमटे से अलग अलग पंखड़ी को करके उसको एंडोसियम तोड़ दिया जाता है और इंतज़ार किया जाता है कि कब वह फूल मैच्योर हो जाए। अब दूसरे फूल से पॉलन ग्रेन जमा करके इसका पॉलिनेशन कराया जाता है, इसका डस्टिंग कराया जाता है। अब पहली पीढ़ी में जो संतान होगी उसका लक्षण क्या होगा, और पहली पीढ़ी के प्राणियों को पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ देंगे, तो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा। तो पहली पीढ़ी को फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 कहेंगे और दूसरी को F2 कहेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन कहेंगे। इस प्रकार हमने अभी मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका डिजाइन बताया। इस डायग्राम में देखिए यह फ्लावर है, डिसेक्ट किया गया है, इसमें एक गाइनोसियम है, और यहाँ हालांकि 4 ही एंथर दिखलाया गया, इसमें होगा 10, एक समूह में 9 और एक अकेला अलग से। तो उस 10 एंथर को काट दिया जाएगा, यहाँ काटते हुए दिखलाया गया, तो काट देने के बाद बच जाएगा इसके अंदर गाइनोसियम, यानी ये फ्लावर अब फीमेल की तरह काम करेगा। दूसरे फूल का एंथर से पॉलन ग्रेन जमा किया जाएगा और यह पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ ब्रश दिखलाया गया, ब्रश के छोर से वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अगर हम एक लक्षण का डिस्कशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल वर्ण संकरण, और अगर 2 लक्षणों को डिस्कस करेंगे तो कहेंगे उसको डायहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विवर्ण संकरण। तो एकल वर्ण संकरण और द्विवर्ण संकरण ये हिंदी में ट्रांसलेशन है। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है साइंस में उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इसको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब उसके बाद उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के आधार पर यह बताया कि गैमिट कैसे बनता होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता होगा,
उनका क्या अनुपात इत्यादि होता होगा, और उनके बताए हुए आधार पर ही रिजल्ट भी आया है। यानी कि रिप्रोडक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन एकदम स्टैटिस्टिकल मैनर में होता है, सांख्यिकी के नियमों के आधार पर होता है। अब मेंडल के सम्मान का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस समय 1853 से 65 के बीच इन्होंने अपना वर्क किया था, उस वक्त हमें क्रोमोसोम की कोई जानकारी नहीं थी। हम सेल डिवीजन, माइटोसिस और मायोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं जानते थे। गैमेट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जो थ्योरी मेंडल ने समझाया वो पूरी तरह से सही था, इसलिए हम मेंडल को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं और उनके सम्मान में हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स के विभिन्न सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।